अस्सलाम वालेकुम। नाउ टॉपिक इज़ अबाउट द रीनल कार्सिनोमा। सबसे पहले हम इसका यूक्यू एक डिस्कस कर लेते हैं कि रीनल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सो नंबर 1 इज़ द टोबैको स्मोकिंग इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स और पाइप स्मोकिंग। ठीक है। दूसरा आता है ओबेसिटी, मेनली द फीमेल्स जो कि ओबीस होती हैं उनमें। इसके अलावा थर्ड पे आ जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से ज़्यादा रिस्क होगा, ऑब्वियसली रीनल इफेक्ट होगा, किडनी इफेक्ट होगी। फिर आ जाता है हमारे पास ईस्ट्रोजन्स अनअपोज्ड, अगर हम ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हो अनअपोज्ड। उसके बाद आ जाता है 5th नंबर पे एस्बेस्टोस का एक्सपोजर। इन ये पाइप्स का है, वॉल्स हैं, टाइल्स हैं, और एस्बेस्टोस एक्सपोजर एज अ होल अगर हम बात करें। और 6th नंबर पे आ जाता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इज़ अ कंडीशन जिसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में जेनेटिक कंडीशन होती है ना, तो पूरी बॉडी में जगह जगह पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, आइज़ में, लंग्स में, किडनीज़ में, स्किन में, ब्रेन में। ठीक है। ग्रोथ्स जो हैं वो एक्सेसिवली स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा हैवी मेटल्स का एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी को एक्वायर्ड किडनी डिजीज़ थी, सिस्टिक डिजीज़ थी जो हमने पीछे अभी डिस्कस की है, क्रोनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिस्क ऑफ द रीनल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आपने इसका जो है सबसे पहले देख लेना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं किडनी के कैंसर के। फिर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स। अच्छा, अभी जो हमने वैसे तो बिनाइन भी होते हैं, मेलिग्नेंट भी होते हैं, हम क्लासिफिकेशन जो है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। रीनल सेल ट्यूमर्स की सबसे पहले हम मेलिग्नेंट की बात करते हैं। तो ये क्लियर सेल्स हो सकते हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। या इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, पेपिलरी हो सकते हैं, पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमाज हो सकते हैं, या हमारे पास क्रोमोफोब हो सकते हैं, क्रोमोफोब हो सकते हैं। ठीक है। या हमारे पास ऑन्कोसाइटोमाज हो सकते हैं। ठीक है। ऑन्कोसाइटोमास ये बिनाइन होते हैं। ऑन्कोसाइटोमास ये तीनों जो है मेलिग्नेंट होते हैं। ठीक है। क्रोमोफोब, पेपिलरी और क्लियर सेल्स। इसके अलावा जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पेपिलरी एडिनोमा। ठीक है। पेपिलरी एडिनोमा। और इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं बेलिनाइन, उनका जो कार्सिनोमा होता है। ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास रीनल सेल ट्यूमर्स हैं, इनकी बात करते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे पास टाइप होती है रीनल सेल कार्सिनोमा की, दैट इज़ द रीनल सेल कार्सिनोमा क्लियर सेल टाइप। ठीक है। क्लियर सेल टाइप क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, और दरमियान में उनके सेंट्रली प्लेस्ड थोड़ा सा न्यूक्लियस होता है, पोलीगोनल सेल्स होते हैं ये। ठीक है। डिफरेंट शेप्स और साइज़ के देखिए, डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं ना सेल्स, कोई इस तरह का है, कोई इस तरह का है, और बिल्कुल खाली है, क्लियर है, और दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस है। अभी इनकी मॉर्फोलॉजी हम बाद में डिस्कस करते हैं, बस क्लियर सेल कार्सिनोमा क्यों इनको कहते हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह से क्लियर सेल्स आपको नज़र आते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमास। अब रीनल क्लियर सेल कार्सिनोमा जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे पहली बात। दूसरा ये होता है कि सबसे मतलब अगर हम बात करें जिनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आती है, वो आती है क्रोमोसोम जो 3 होता है ना, उसके पी वाले पार्ट में। ठीक है। पी जो उसका होता है आर्म, उसके ऊपर हमारे पास जो है ना एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं VHL, वॉन हिपल, जो हमारे पास जीन होती है VHL जीन। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो काम होते हैं। दो काम क्या होते हैं कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है ना, वो उसकी जो है हमारे पास मतलब वो स्टेबलाइज हो जाता है। और इसके अलावा जो है वेजेफ, ठीक है, वेजेफ इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है। मतलब कि आपको पता है ना कि जब भी हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है ना, उसकी वजह से वेजेफ रिलीज़ होता है, और वेजेफ क्या करवाता है, हमारी न्यू वेजल्स बनाता है। तो VHL जीन में जब म्यूटेशन आती है तो HIF जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर है वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब कि उसने अपना काम ज़्यादा करना है। जब वो काम ज़्यादा करेगा तो हमारी बॉडी में वेजेफ ज़्यादा रिलीज़ होगा, और वो न्यू वेजल्स बनाएगा। वो न्यू वेजल्स किसके लिए बनाएगा? जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनके लिए। तो हमारी कैंसर सेल्स को ग्रोथ का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो VHL जीन में जब भी म्यूटेशन आएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। ठीक है। जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, उनको एंजियोजेनेसिस उनकी जो है वो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से कैंसर्स बहुत अच्छी से तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये VHL जीन जो होती है, दिस इज़ एसोसिएटेड विद द क्लियर सेल कार्सिनोमा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी इसकी इम्पॉर्टेंट है कि मॉर्फोलॉजी में हमें
ग्रॉसली अगर हम क्लियर सेल्स कैंसर्स देखें, क्लियर सेल कैंसर किडनी के देखें, तो वो हमें यूनिलेटरल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द किडनी एंड दिस इज़ द किडनी। तो ये मोस्टली किडनी, अगर ये किडनी है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर जो है यूनिलेटरल होंगे, मतलब एक किडनी के इन्वॉल्व होंगे, सॉलिटरी होंगे, मतलब अकेले पड़े होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, इस तरह से लार्ज अकेले पड़े होंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास किसी भी जगह पे जो है ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो अपर पोल ऑफ किडनी होता है वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। और अगर हम बात करें जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की, उनमें सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई कि हमें लोकेशन वाइज ये कहाँ पे मिलते हैं, मतलब कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपर लोब ऑफ द किडनी पे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, एक साइड ऑफ किडनी में इन्वॉल्व करते हैं, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी हम बात करें कि ये जो है ग्रॉसली हमें कैसे नज़र आते हैं, तो ये ना हमारे पास होते हैं इस तरह के, ठीक है। ग्रॉसली अगर हम बात करें तो ये इस तरह से नज़र आएंगे, येलो वाइट होंगे, ठीक है। येलो मतलब येलो टू ऑरेंज टू ग्रे वाइट, मतलब इनका ना कलर इस तरह का होता है, मैं समझ नहीं आ रही थी कौन सा कलर है, येलो टू ऑरेंज टू ग्रे वाइट कलर के होते हैं। और प्रोमिनेंट इनके एरियाज़ होते हैं सिस्टिक सॉफ्टनिंग और हेमरेज, मतलब कि इनके अंदर जगह जगह जो है वो सिस्ट बने होते हैं, हेमरेज होता है, नेक्रोसिस होती है, ठीक है। ये आपको हेमरेज एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो गई इसकी ग्रॉस फीचर। उसके बाद ये होता है कि इर्द की जो रीनल वेन होती है उसमें ये इन्वेट कर रहे होते हैं, और ये बात होती है। और वहाँ से फिर ये इंफीरियर वेना कैवा में जब जाते हैं रीनल वेन से, तो वहाँ से ये राइट हार्ट में भी जा सकते हैं। और आपको पता है किडनी के ऊपर जो है वो रीनल ग्लैंड है, तो ये उसमें भी जा सकते हैं। इर्द गिर्द जो हमारे पास ये आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ फैट, तो यहाँ पे ये फैट में भी जा सकते हैं, पेरिनेफ्रिक फैट में भी, इस तरह से ये स्प्रेड करते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमास, ठीक है। फिर आ जाती है जी हमारी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसकी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में ये भी एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें आपको बिल्कुल जो है पॉलीगोनल सेल्स नज़र आ रहे हैं, क्लियर सेल्स नज़र आ रहे हैं, और कहीं कहीं आपको ग्रेनुलोम, मतलब ये जो है ना ये क्लियर सेल्स है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ग्रेनुलर सेल्स भी नज़र आ सकते हैं, ये आप गौर कर रहे होंगे इन सेल्स के अंदर, ये देखें ये वाले सेल्स, ये आपको ग्रेनुलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो सेल्स है ना ये ग्रेनुलर है, ठीक है। तो ग्रेनुलर भी नज़र आ सकते हैं, ट्यूमर सेल्स आपको क्लियर भी नज़र आ सकते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं ये राउंड होते हैं, पॉलीगोनल इन शेप होते हैं, इसलिए इनको वेजिटेबल सेल्स कहते हैं। अब ये क्लियर क्यों होते हैं, साफ़ सुथरे सेल्स क्यों होते हैं? मैंने आपको हमेशा से बताया कि जब भी हम क्लियर का वर्ड यूज़ करते हैं, साइटोप्लाज्म किसी सेल का साफ़ सुथरा हो, इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर ग्लाइकोजन कॉन्टेंट ज़्यादा है या फिर लिपिड कॉन्टेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो साफ़ नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इनके न्यूक्लियस की, तो आपको न्यूक्लियस इनके सेंट्रली लोकेटेड छोटे से नज़र आते हैं, स्मॉल सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। और कभी कभार इनकी सेलुलर या न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हमें मिल जाती है, अदरवाइज़ ये इस तरह के आपको नज़र आएंगे। ये देखिए मॉर्फोलॉजी मैंने यहाँ पे भी बता दी, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, कभी कभार ग्रैनुलर भी हो सकता है, और सेंट्रली प्लेस्ड स्मॉल न्यूक्लियस होता है। क्लियर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ़ैट होता है, इनमें जो है ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से। इसके अलावा जो इर्द गिर्द की ब्लड वेसल्स होती हैं वो डेलिकेट होती हैं, और सेप्टा के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि पॉलीगोनल सेल्स, क्लियर साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर और स्मॉल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से इनको हम वेजिटेबल सेल्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। ये देखें दोबारा से इसकी एक पिक्चर है आपके पास, राउंड पॉलीगोनल सेल्स हैं विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म, क्लियर साइटोप्लाज्म, और डेलिकेट सेप्टा होते हैं जिसमें थिन ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारे आता है दैट इज़ अ पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। आपको पता है ना आपका जो रीनल मतलब किडनी होती है, ठीक है, उनमें ना पेपिले होते हैं ऐसे करके पिरामिड्स के अंदर, तो वो उसमें अगर कैंसर होता है तो उसको हम पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। और ये 10 to 15% होते हैं। क्लियर सेल सबसे ज़्यादा कॉमन थे 65%, ये 10 to 15% कॉमन होते हैं, ठीक है। और ये अब जो क्लियर सेल्स है ना उनमें कोई पेपिलरी पैटर्न नहीं आता, इसमें क्या होता है कि इसमें पेपिले बने होते हैं, ठीक है, पेपिलरी पैटर्न आ रहा होता है, इस वजह से हम इनको पेपिलरी सेल कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम बात करें ना कि पेपिलरी सेल कार्सिनोमास में किसकी साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, तो उनमें जो मोस्टली ट्राइसोमीज़ आती हैं, ट्राइसोमीज़ मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होंगे ना हमारे पास, जो क्रोमोसोम्स हैं 6,
7, 16 और 17, ठीक है। यहाँ पे ट्राइसोमीज होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और हमने देखा था कि जो क्लियर सेल कार्सिनोमा था वहाँ पे VHL जीन की म्यूटेशन आ रही थी। यहाँ पे ट्राइसोमीज होती हैं 7, 16 और 17, ठीक है। और फिर हम इसकी बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो पेपिलरी सेल कार्सिनोमास की होती है ना, उसका डिफरेंस क्या होता है क्लियर सेल से, कि पेपिलरीज में ग्रॉस की अगर हम बात करें तो हमने देखा था क्लियर सेल्स जो थे वो यूनिलेटरल थे, ये बायोलेटरल होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी है और ये किडनी है, तो क्लियर सेल्स जो हैं वो बायोलेटरल थे, वो यूनिलेटरल थे। ये बायोलेटरल होते हैं और मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल होते हैं पेपिलरी के अंदर, ठीक है। मल्टीपल होते हैं, वो सिंगल थे सॉलिड है, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है क्या होता है, अगर हम बात करें कि इनकी ये इनकी माइक्रोस्कोपी के लिए कैसे पैर होंगे। अच्छा, बायलेटरल होते हैं और इनमें भी उसी तरह नेक्रोसिस, हेमरेज और सिस्टिक डीजनरेशन हमें नज़र आ रही होती है। वहाँ पे क्लियर सेल्स में लिपिड कंटेंट ज़्यादा था, जो है ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा था, इस वजह से वो हमें क्लियर नज़र आ रहे थे। यहाँ पे लिपिड कंटेंट कम है, तो इस वजह से ना ये ऑरेंज येलो कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कलर का। अच्छा, माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इनकी लोकेशन होती है वो जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। क्लियर सेल्स कहाँ थे, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा कॉमन थे, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा, अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी ना ऐसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स है ना, तो इन्होंने ना पेपिलरी फॉर्मेशन की होती है, पेपिले बनाए होते हैं। और उन पेपिले में क्या होता है, दरम्यान में फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है, ठीक है। फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है इस तरह करके, ठीक है। अब वो जो अच्छा, पेपिले जो बने होते हैं ना, उनकी जो वॉल होती है, ठीक है, उसमें क्यूबॉइडल या लो कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल या लो कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये इस तरह से अपेयर होते हैं। अच्छा, अब जो ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम बड़ा करके देखें तो ये कैसे होते हैं, इयोजिनोफिलिक भी होते हैं, मतलब कि इयोजिनोफिलिक भी हो सकते हैं, बेसोफिलिक भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा कभी कभार हमें इनमें से मोमा बॉडीज़ भी मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतने बड़े बड़े पेपिले बने होते हैं कि इनका जो स्ट्रोमा होता है ना, वो बहुत ही कम रह गया होता है। स्ट्रोमा कम है, ठीक है, स्ट्रोमा जो है वो कम है, ठीक है। स्ट्रोमा कम हो गया, स्कांटी हो गया, और हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है ये स्कांटी। स्कांटी तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेजल्स होती हैं इसमें, ठीक है। ये वाली फिगर याद कर ले, इस तरह से याद रहेगी। माइक्रोस्कोपी के लिए जब हम देख रहे होते हैं तो हमें याद नहीं होता कि कैसे, समझ नहीं आ रही होती। तो ये जो पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, इसमें पेपिले होते हैं, उनमें फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है, उनकी लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल या कोलमनर, लो कोलमनर वाली होती है। जो सेल्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म इयोजिनोफिलिक या बेसोफिलिक होता है। समोमा बॉडीज़ भी हमें कभी कभार मिल सकती हैं। स्ट्रोमा जो होता है इनका स्कांटी होता है, हाईली वैस्कुलराइज होता है, ठीक है। इसके अलावा ना हमें कभी कभार जो इंटरस्टिशियम होता है ना, वहाँ पे फोम सेल्स, सॉरी कभी कभार नहीं, मिलते हैं, मतलब फोम सेल्स मिलते हैं। माइक्रोफेजेस जो होते हैं, आपको पता है ना, ये फाइब्रोवैस्कुलर कोर के अंदर ही, वेजल्स के अंदर आपको ये माइक्रोफेजेस मिलते हैं ऐसे करके, ठीक है। फोम सेल्स मिलते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है, कॉमन इन द फाइब्रोवैस्कुलर कोर ऑफ द पेपिलरी प्रोजेक्शंस। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमास की, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। ये देखें, ये वही वाले फोमी हिस्टियोसाइट्स हैं जो आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं अंदर, ठीक है। ये पेपिलरी प्रोजेक्शंस हैं ऐसे करके, और ये बेसोफिलिक सेल्स हैं, ये इयोजिनोफिलिक सेल्स हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे क्रोमोफोब जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये 5% होते हैं, मतलब कम ही होते हैं, ठीक है। क्रोमोफोब जो है ये 5% होते हैं, लीस्ट कॉमन होते हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स के इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं ना, वहाँ से ये कैंसर अराइज करता है, मेलिग्नेंट होता है, ठीक है। इंटरकलेटेड सेल्स जो कलेक्टिंग डक्ट की होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स आपको पता है ना, जो एंड पार्ट होता है किडनी का, वहाँ पे नेफ्रॉन का जो एंड पार्ट कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, उनके इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ से ये कैंसर अराइज करता है। अब देखें, क्लियर सेल कहाँ से था, PCT से था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पेपिलरी कहाँ से था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। क्रोमोफोब किससे है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट्स की इंटरकलेटेड सेल से है, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये जो है मतलब इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, जैसे क्लियर सेल कार्सिनोमा से ना, वैसे ये क्लियर नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी आती है ना, वो क्रिटिकल C हिट होती है, C हिट, ठीक है, क्रिटिकल हिट, ये जो है ना होती है, ठीक है, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें मल्टीपल लॉसेस होते हैं ना, तो क्रिटिकल हिट हैज़ नॉट बीन डिटर्मिन। ये जो पास्ट पेपर में लिखा हुआ था कि C हिट इसमें होती है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो अगर हम बात करें ग्रॉस फीचर की, तो ग्रॉसली हमें जो है टैन ब्राउन कलर का नज़र आता है, ठीक है। और सेल्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, और इनमें जो है डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके इर्द गिर्द हेलो होता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है, मैं आपको इस फिगर से ही दिखाती हूँ। ये देखें, क्रोमोफोब जो रीनल सेल कार्सिनोमा है ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का होता है। और अगर इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम देखें तो इसमें जो आपने याद करना है वो ये है, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर हेलो, कि न्यूक्लियस जो है उनके इर्द गिर्द आपका हेलो है, ठीक है। ये हेलो मैं वाइट से बनाती हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये हेलो है, मतलब खाली जगह है ऐसे करके, तो पेरी न्यूक्लियर हेलो होता है। कोइलोसाइटिक चेंज इसको हम कहते हैं। और बाई न्यूक्लिएशन होती है, मतलब दो दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो ये लिखा हुआ है ना, रिंकल्ड न्यूक्लियस, ये प्लांट लाइक सेल बॉर्डर्स, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेरी न्यूक्लियर हेलो आपने याद रखना है। ग्रॉस में आपने याद रखना है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि बाई न्यूक्लिएशन या रिंकल्ड न्यूक्लियाई नज़र आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके क्रोमोफोब, ठीक है। उसके बाद एक रह गया आपका बिनाइन ट्यूमर ऑन्कोसाइटोमा, ठीक है। ऑन्कोसाइटोमा जो होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो ऑन्कोसाइटोमा जो होता है ये भी हमारे पास इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा होता है। 10% ऑफ द रीनल न्यूप्लाज्म जो है ना ये होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये होता है कि ये ना बिनाइन होता है, इसका और उसके क्रोमोफोब और इसका जो है ना ऑन्कोसाइटोमा का ये डिफरेंस होता है कि ऑन्कोसाइटोमा बिनाइन होता है, क्रोमोफोब जो होता है ये मेलिग्नेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं वो क्रोमोसोम जो है लॉस ऑफ क्रोमोसोम 1 एंड वाई में आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरे से डिफरेंट होता है, क्रोमोसोम 1 एंड वाई, ठीक है। इनमें जो है ना हमारे पास वाई क्रोमोसोम्स और 1 क्रोमोसोम पे लॉस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं बाकियों से, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें जो है ये अपेरेंस होती है सेंट्रल स्टेलेट स्कार, कैरेक्टरिस्टिक अपेरेंस होता है। अच्छा, इसकी ये देखें वेल डिफरेंशिएटेड नॉन कैप्सुलेटेड है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, यूनिफॉर्म राउंड न्यूक्लियाई है। देखें इनके न्यूक्लियस कितने राउंड है, यूनिफॉर्म है, एटीपीए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडीज़ होती हैं कि बाकियों से ये बिनाइन शो होता है, ठीक है, बिल्कुल ये ग्रॉसली भी बिनाइन शो होता है और माइक्रोस्कोपिकली। तो ये देखें, ये और पिक्चर ऐड की हुई है क्लियर सेल कार्सिनोमा में। देखें ट्यूमर सेल जो है वो क्लियर साइटोप्लाज्म के साथ है। पेपिलरी में क्या होते हैं कि उसके अंदर क्यूबॉइडल लो कोलमनर ट्यूमर सेल्स उनको लाइन किया हुआ है पेपिले को, दरमियान में फोमी मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, फाइब्रोवास्कुलर कोर है, और ये क्रोमोफोब सेल्स देखें पेरी न्यूक्लियर हेलो है ट्यूमर सेल्स में, ठीक है। ये बात है सारी। नेक्स्ट से हम विल्म्स ट्यूमर करते हैं।